नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से बीजेपी अध्यक्ष खासा नाराज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुरेंद्र सिंह पर कड़ी नाराजगी जताई है। जेपी नड्डा ने बीजेपी विधायक के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी अध्यक्ष ने स्वतंत्र देव सिंह से बात कर कड़ी नाराजगी जताई। विधायक को चेतावनी देकर जांच से दूर रहने का निर्देश दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा, पार्टी को इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं है। विधायक सुरेंद्र सिंह पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कड़े तेवर पहली बार यूपी में अपने सख्त लहजे का एहसास कराया है। विधायक सुरेंद्र सिंह की वजह से लगातार पार्टी की बदनामी हो रही थी और यही वजह है कि जेपी नड्डा ने खासा तौर पर स्वतंत्र देव सिंह के साथ बात करने के दौरान सुरेंद्र सिंह, जो कि एक विवादित विधायक बीजेपी के इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, उनसे नाराजगी जताई है। साफ तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि इस तरीके की अनुशासनात्मक इंबैलेंस कहना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर अनुशासन को तोड़ते नजर आए हैं। सुरेंद्र सिंह एक आरोपी जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, दबंगई का आरोप है, और उसका पक्ष लेते नजर आए सुरेंद्र सिंह। ना सिर्फ अभी बल्कि पहले दिन से, जिस दिन ये पूरी घटना घटी उसके बाद से ही आत्मरक्षा के लिए चलाई गई गोली कहने लगे, आरोपी के साथ साथ नजर आने लगे। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं था। इससे पहले हाथरस कांड के दौरान भी एक बाइट उनकी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि लड़कियों को संस्कार देने चाहिए जिससे कि रेप की घटनाएं रुकें। तो जेपी नड्डा ने सुरेंद्र सिंह पर अपनी नाराजगी जताई है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से बीजेपी अध्यक्ष खासा नाराज नजर आए हैं। जेपी नड्डा की तरफ से सुरेंद्र सिंह पर आपत्ति जताई जा रही है और कहा गया जेपी नड्डा की तरफ से कि इस पूरे मामले से, जांच से, आरोपी से दूर रहे सुरेंद्र सिंह, नहीं तो बेहतर नहीं होगा। यानी कि कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है अगर अब भी सुरेंद्र सिंह नहीं समझे, नहीं संभले तो सुरेंद्र सिंह, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये सुरेंद्र सिंह है। इनको पहले भी आपने देखा होगा जब हाथरस कांड हुआ था और हाथरस में एक लड़की का रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। बाद में रेप की धाराएं हटा दी गई क्योंकि पुष्टि मेडिकल में नहीं हुई। लेकिन उसके बाद एक बयान सुरेंद्र सिंह का और वायरल हुआ था। उसमें सुरेंद्र सिंह ने कहा था कि लड़कियों को संस्कार ऐसे दिए जाने चाहिए जिससे कि रेप की घटनाएं रुके। यानी कि रेप की घटनाओं के लिए लड़कियों को ही जिम्मेदार बता रहे थे सुरेंद्र सिंह। उस वक्त भी सुरेंद्र सिंह की काफी आलोचना की गई थी उनके उस बयान की, और एक बार फिर से आरोपी के साथ में ही खड़े नजर आए हैं। यानी कि आरोपी पसंद है सुरेंद्र सिंह को। तो नड्डा का ये डैमेज कंट्रोल कह सकते हैं। यूपी में एमएलए आउट ऑफ कंट्रोल है और नड्डा कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल। तो विधायक सुरेंद्र सिंह पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है, कड़ी नाराजगी जताई है, और पहली बार यूपी में अपने सख्त लहजे को दिखाते नजर आए जेपी नड्डा। स्वतंत्र देव सिंह, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको साफ शब्दों में यह कह दिया गया कि सुरेंद्र सिंह को समझा दिया जाए कि इस पूरी जांच से दूर रहे। तो बलिया गोलीकांड को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बीते दिन लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह, और फिलहाल अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धीरेन्द्र सिंह को कल लखनऊ के पास इसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज इसे कोर्ट में पेश किया गया, मजिस्ट्रेट किया गया, और वहां से इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल बलिया गोलीकांड को लेकर यह सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि न्यायिक हिरासत में 14 दिन की धीरेन्द्र को भेज दिया गया है। बीजेपी का काफी करीबी बताया जाता है धीरेन्द्र, और सुरेंद्र सिंह एमएलए जो हैं बलिया से, उनका काफी करीबी है। तो बलिया गोलीकांड को लेकर सबसे बड़ी खबर, बलिया गोलीकांड से जुड़ी यह खबर है कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धीरेन्द्र सिंह का रिमांड बना है, 167 का रिमांड बना है, 14 दिन की जेल की हिरासत में गए। क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण में? आज केवल रिमांड बना है और जेल गए हैं, और उसके बाद क्या यदि रिमांड की दरखास्त आती है तो पुनः जेल से तलब होकर आएंगे, और रिमांड पर पुलिस यदि मांगेगी तो दे भी सकते हैं। उनको विवेचक के याचना पर उनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अभी क्योंकि विवेचना पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए विवेचक ने याचना किया कि इनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में प्रदान किया जाए। इस पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने महोदय ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा प्रदान की। अभी बेल पर कोई सुनवाई नहीं? अभी जमानत प्रार्थना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ऑनलाइन शिलान्यास किया। सामुदायिक शौचालयों का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। 18,847 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास हुआ। 21,414 पंचायत भवनों का भी शिलान्यास हुआ। 377 पंचायत भवनों का भी लोकार्पण किया गया।
7,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की गई। सामुदायिक शौचालय में मिलेंगे रोजगार, 58,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। स्वच्छता मिशन से इंसेफ्लाइटिस का असर कम हुआ है, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज कहा गया, शुभारंभ किया गया और शिलान्यास किया गया। सामुदायिक शौचालयों का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। 7,000 करोड़ की परियोजना की शुरुआत की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार के इस अभियान को अपना मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद दिया है। यद्यपि अपनी सकारात्मक सोच और उत्तर प्रदेश के प्रति विशेष लगाव के कारण हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों का निरंतर सहयोग उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होता है और आज इस संक्षिप्त कार्यक्रम को उन्होंने अपना अमूल्य समय अपनी व्यस्तता के बावजूद हमें दिया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज शारदीय नवरात्रि की जो तीसरी तिथि है, इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण हो रहा है। 18,847 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण भी हो रहा है। साथ साथ 21,414 का शिलान्यास और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास का कार्यक्रम भी एक साथ संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम शिलान्यास और लोकार्पण का नहीं है, एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को तेजी देने के लिए तिथि हम लोगों ने निर्धारित की थी कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित अभियान को 100% सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसलिए एक निश्चित तिथि में इनके शिलान्यास के लिए एक तिथि आयोजित करेंगे और वह कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है। ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक इसे संपन्न होना था। पहले 2.5 वर्ष में जो गति थी बहुत कम थी। अगले 2.5 वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरा करना था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 2.5 वर्ष में काम बहुत कम हो पाया था। अगले 2.5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने था, इसको कैसे हम पूरा कर सकें, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से लक्ष्य हमारे सामने आया कि इसे 1 वर्ष पहले ही संपन्न करना है। मैं प्रदेश के अपने सहयोगी मंत्रियों को और विभागों को, ग्राम्य विकास को भी, पंचायती राज को भी, कि भारत सरकार से जब भी हमने जो सहयोग मांगा हमें प्राप्त हुआ और अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इसके महत्व को दूसरा नहीं समझ सकता। स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 95% कम करने में मदद की है। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों मौतें होती थीं, खासतौर पर मस्तिष्क ज्वर से, आज वे मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन और इसके कारण होने वाले स्वास्थ्य के व्यापक परिवर्तन के वे आंकड़े हैं जिन्हें मैं नहीं कह रहा हूँ। आज यूनिसेफ भी इस बात को खुले मंच से कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने कितनी ज़्यादा प्रगति की है।
दूसरा, ये हमारे लिए रोजगार देने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, और ख़ासतौर पर रोजगार देने का माध्यम इसलिए, प्रदेश के अंदर जो लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय निर्मित हो रहे हैं, यानी 59,000 के आसपास यहाँ पर इतने नए रोजगार सृजन होंगे सामुदायिक शौचालय में। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से एक एक महिला को वहाँ पर रोजगार भी प्राप्त होगा, यानी 59,000 के आसपास रोजगार एक साथ हम इसके साथ देने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो ग्राम सचिवालय पंचायत भवन के रूप में बन रहे हैं, गाँव के सार्वजनिक कार्यक्रमों को, मांगलिक कार्यक्रमों को संपन्न करने और गाँव के प्रतिदिन के रूटीन के कार्यों को भी संपन्न करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आने वाले समय में हम लोग सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं, यानी एक मिनी सचिवालय का काम, एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहाँ पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था। बैंकों में भीड़ नहीं लगे, बैंकों की भीड़ भी कम हो, बैंक अपने दूसरे कार्यों को और दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ गांव में ही लोगों को पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ग्राम सचिवालय के साथ जुड़ें। इस एक बृहद कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 59,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को ये रोजगार भी गांव में ही प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ग्रामीण स्वावलंबन और जो इस समय अभियान प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का लिया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का भी है, महिलाओं के सम्मान का भी है और महिलाओं के स्वावलंबन का भी है, तो ये स्वावलंबन का एक कार्यक्रम उनकी सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वावलंबन के साथ भी एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं प्रदेश की सभी बहनों को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर महिलाओं में विकास के प्रति बहुत जागरूकता है और उस जागरूकता का ही परिणाम है कि प्रदेश में यद्यपि मांग तो बहुत होती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और पंचायतों में आरक्षण दिया भी गया, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, खासतौर पर हमारे जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, माननीय तोमर जी और माननीय शेखावत जी, मैं उनको बता रहा हूं कि हमारे प्रदेश में 43% महिला ग्राम प्रधान हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया है कि सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। सभी जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ ही बैंकिंग और लाभकारी सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। तो सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेंगे, यानी कि कनेक्टिविटी बहुत बेहतर रहेगी और कनेक्टिविटी बेहतर होने से शासन तक ग्राम पंचायतों को जोड़ने में सिर्फ सेकंडों का समय लगेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला, ग्रामीण स्तर पर देखें तो बड़े स्तर पर क्रांति लाने की तैयारी ये है, क्योंकि ग्राम पंचायत अगर सीधे ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगी तो डेटा से लेकर कोई भी गतिविधि को सेकंडों तक शासन तक भेजा जा सकता है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। लखनऊ से खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबी अपराधी पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अपराधी अभिषेक सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अपराधी अभिषेक सिंह और उसके 5 साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। बाबू सिंह के गोमती नगर स्थित घर पर तलाशी में बम बनाने का सामान मिला था। केसरबाग पुलिस ने एक अपराधी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। तो बाबू सिंह के गोमती नगर स्थित घर पर तलाशी में बम बनाने का सामान मिला। केसरबाग पुलिस ने एक अपराधी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। तो मुख्तार अंसारी के करीबी अपराधी पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि अपराधी अभिषेक सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो अपराधी अभिषेक सिंह और उसके 5 साथियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। बाबू सिंह के गोमती नगर स्थित घर पर तलाशी में बम बनाने का सामान भी मिला था। कैसरबाग पुलिस ने एक अपराधी पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, मुख्तार अंसारी के तमाम जो करीबी है एक एक कर शिकंजे में कसे जा रहे हैं और एक और अभिषेक सिंह नाम का ये करीबी है जो कसा गया है शिकंजे में। कितना बड़ा ये करीबी था, कितने बड़े स्तर पर सिंडिकेट को चलाता था ये मुख्तार अंसारी के? देखिए, ये मुख्तार अंसारी का करीबी था और एक जो है शातिर अपराधी है अभिषेक सिंह,
हाल ही में जो है कुछ दिनों पहले जो है पुलिस ने छापेमारी भी की थी, जिसमें इसके गोमती नगर स्थित आवास पर जो है बम बनाने का काफी सामान भी बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस लगातार जो है इसकी जो है कारनामों की जो है पूरी लिस्ट तैयार कर रही थी। और बाद अब जो है पुलिस ने इसके खिलाफ और इसके 5 साथियों के खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर जो है पुलिस लगातार जो है सक्रिय है, ऐसे अपराधियों की तलाश करने में जो मुख्तार अंसारी से करीबी हैं, उसके नेटवर्क का हिस्सा हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार राजधानी पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में राजधानी पुलिस ने अभिषेक सिंह और उसके 5 साथियों पर जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर खातर केस से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि अलीगढ़ पहुंची सीबीआई की टीम, 5 सदस्यीय सीबीआई टीम पहुंची जेएन मेडिकल कॉलेज। मृतक पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करेगी। घटना के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज किया गया था और जिला कारागार में बंद चारों आरोपियों से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम। तो अलीगढ़ पहुंची है और अलीगढ़ में मृतक पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ होगी। घटना के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज में पीड़िता का इलाज हुआ था, उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि जेएन मेडिकल कॉलेज के अंदर ही पीड़िता का इलाज हुआ था और उसके बाद उसे दिल्ली भेजा गया था, रेफर किया गया था। तो अलीगढ़ पहुंची है सीबीआई की टीम, पीड़िता का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ होगी। इसके अलावा जो चारों आरोपी हैं, उन चारों आरोपी से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई की टीम। तो सीबीआई की जो जांच है वो तेजी के साथ चल रही है और मृतक का पीड़िता के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने शुरुआती इलाज किया, काफी दिन तक उन डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन वो रही, उनसे पूछताछ होगी कि किस तरीके के मामले थे या पीड़िता की तरफ से उस दौरान क्या कुछ कहा गया, क्या किस तरीके की बातचीत हुई है। तो उन तमाम चीजों को जुटाने की कोशिश यहां पर सीबीआई की टीम करेगी। 5 सदस्यीय टीम अलीगढ़ पहुंची है। योगेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ अलीगढ़ से। योगेंद्र, अलीगढ़ पहुंची है सीबीआई की टीम, अभी कहां पर है और क्या चल रहा है वहां पर अभी? देखिए, अलीगढ़ में सीबीआई की टीम पहले जो क्या कहते मेडिकल कॉलेज गई थी, यहाँ पर उसने जो भी डॉक्टरों ने लड़की का इलाज किया था उनसे सबसे बातचीत की और जिन्होंने उनका मेडिकल परीक्षण किया था उनसे सबसे बात की। वहाँ करीब 1 घंटे रुकने के बाद वो सीधी वहां से जेल गई पर की आरोपी बंदे जो है आरोपी जो से पूछताछ किए अभी तक अंदर है, अब बाहर निकलेगी उसी का इंतजार है। अच्छा, आरोपियों से पूछताछ में किस तरीके के सवालात होंगे, क्योंकि अब तक की जो जांच है हाथरस के अंदर जो भी बातचीत चाहे वो आरोपियों के परिवार से हुई चाहे वो पीड़ितों के परिवार से हुई, इसके बाद डॉक्टर्स से भी कई सवालात किए गए हैं, क्योंकि काफी समय अलीगढ़ के डॉक्टर्स के बीच में रही वो पीड़िता और काफी कुछ ऐसा होगा जो कि अनऑफिशियली बातचीत में डॉक्टर्स के साथ उस पीड़िता की बातचीत हुई होगी। तो क्या कुछ डॉक्टर्स से बातचीत आपकी पहले हुई हो या कुछ ऐसे तथ्य आपको पता लगे हो जो सीबीआई के लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहे हो? देखिए, सीबीआई उसकी जांच एसआईटी टीम भी आई थी, एसआईटी टीम ने भी करी थी, अब सीबीआई टीम करी है। लेकिन जो हालात हैं जिस तरीके से उस लड़की ने पहले जो थाने में थी, थाने में जिस वक्त वो आई थी और आने के बाद उसके साथ गलत काम करने का प्रयास हुआ और उसी वजह से मेरी उसने गर्दन घोट दी और मुझे मारा पीटा। उसके बयान पहले ये थे। वहां पर उसने कोई बात उस टाइम नहीं कही थी, लेकिन जब यहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती रही और उसका इलाज चला तो उस वक्त उसने ये कहा था कि मेरे साथ जो है 2 लड़कों ने दुष्कर्म किया है। आज ये वीडियो वायरल भी हुई थी और जो मीडिया में भी आई थी। अब सीबीआई इसी बात को समझने का प्रयास कर रही है कि इन दोनों जो बयान है, इन दोनों बयानों में से कौन सा सही है। और इसी बात को लेकर के जैसे जो आरोपी है उनके परिजन भी ये कह रहे हैं कि अभी तक हमारे उसमें से एक जो संदीप लड़का है वो सबसे पहले उसने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र हमसे जोड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में हुए विस्फोट के बाद कानपुर पुलिस चौकन्नी हो गई है। कानपुर पुलिस ने 50 लाख का अवैध पटाखा पकड़ा है। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बजरिया थाना क्षेत्र के घूसी मस्जिद के पास किए गए ये गिरफ्तार। बजरिया पुलिस को डीआईजी की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। तो 50 लाख रुपए का ये अवैध पटाखा, आपको बता दें कि दिवाली से पहले अवैध पटाखों की एक बड़ी खेप यहां पर पकड़ी गई है कानपुर के अंदर और 50 लाख रुपए इसकी कॉस्टिंग बताई जा रही है। आपको बता दें कि 50 लाख रुपए इसकी मार्केट वैल्यू है और अवैध तौर पर इसे सप्लाई किया जा रहा था। दिवाली से पहले इस तरीके के अवैध जो पटाखा हैं उन पर तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई जगहों से मामले ऐसे आए हैं उसके बाद पूरे प्रदेश की पुलिस काफी सक्रिय हो गई है। बजरिया थाना क्षेत्र के घोसी मस्जिद के पास से ये गिरफ्तार किए गए हैं 3 लोग जो इस पूरे अवैध पटाखे को इधर से उधर करने का काम कर रहे थे।
तो आगरा में हुए विस्फोट के बाद कानपुर पुलिस चौकन्नी हो गई है। इसके दौरान करीब 5 ठेला जो है अवैध तरीके से रखा गया अब्दुल हबीब के यहाँ पटाखे बरामद हुए हैं और उसके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लिखा पढ़ी करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सूचना ये किसके द्वारा मिली थी? सूचना जरिए मुखबिर से उनको प्राप्त हुई थी। इसके बारे में हम लोग लगे हुए थे, चूँकि आगरा में एक घटना हुई थी, उसको देखते हुए हम लोग अपने पूरे क्षेत्र में मुखबिरान लगाए गए थे, जिसके तहत ये कार्रवाई। तो आगरा में हुए विस्फोट के बाद अब कानपुर के जो पुलिस है वो काफी चौकन्नी रही और यही वजह थी कि अवैध फैक्ट्री यहां से अवैध फैक्ट्री से जो कि सामान इधर से उधर किया जा रहा था, पटाखे से जुड़ा हुआ, दिवाली से जुड़ा हुआ, उन 50 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू का अवैध पटाखा यहां पर पकड़ा गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ कानपुर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे तमाम ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि कहां पर यह बनाया जा रहा था, कहां यह पहुंचाना था, कौन इसका खरीदार था। खबर उन्नाव से, जहां पर गंगा में डूबे एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। गोताखोर अब यह सफल है। एचआरडीएफ की टीम पहुंची है और गंगा तट पर हजारों का हुजूम लगा हुआ है। एक बच्चे का शव फिलहाल बरामद हुआ है। टीम ने बाकी 2 बच्चों के शव की खोजबीन शुरू कर दी है। गंगा के तट पर हजारों का हुजूम लगा हुआ है। एक बच्चे का ही शव बरामद किया जा सका है। गंगा नदी में कई बच्चे डूबे हैं और एक बच्चे का शव बरामद हुआ। फिलहाल यहां प्रशासन मौजूद है और तेजी के साथ यहां पर बाकी बच्चों की तलाश की जा रही है। तो गंगा तट पर लगा हजारों बच्चों का हुजूम। एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। गंगा में डूबे हैं बच्चे। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है। तो एसडीआरएफ की टीम फिलहाल लगातार कॉम्बिंग कर रही है और बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रही है, तलाश कर रही है। फिलहाल एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। तो आज से स्कूल्स खुल गए हैं और एक तरीके से अगर कहना चाहिए अनलॉक के प्रक्रिया को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया, उस अनलॉक में हमने एक बड़े स्तर पर देखा कि अब स्कूल्स और कॉलेज, इंटर कॉलेजेस की तरफ बढ़ने की तरफ हमारे कदम बढ़ गए हैं। ऐसे में इटावा से हमारे साथ 7 हिल्स इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सौरभ दुबे जुड़ गए हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद साहब, आपका नमस्कार। सौरभ जी, जब हम बढ़ते हैं अनलॉक की तरफ तो एक एक कर सारी चीज़ों को अनलॉक किया गया और लगातार ये देखा जाता रहा क्योंकि पढ़ाई एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है समाज का और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई एक तरीके से रुक गई थी। लेकिन अब एक कहना चाहिए एक मिनिमम स्टेज पर ही देखें या फिर इनिशियल स्टेज पर ही देखें, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई भी अनलॉक हो रही है। अब तक ऑनलाइन थी लेकिन अब जो एक स्कूल आना, कॉलेज आना, ये जो तमाम प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। पहले तो रिएक्शन चाहूँगा कि कितना ज़रूरी होता है कि स्कूल आकर बच्चा पढ़े, ना कि ऑनलाइन ही एक स्टडी सीमित हो जाए। स्कूल आकर बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो एजुकेशन स्कूल में प्राप्त करता है, क्लास में प्राप्त करता है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। फिर भी हमारे टीचर, सब लोग और बच्चे बधाई के पात्र हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की और इन्होंने अपनी पूरी कोशिश जारी रखी ताकि वो बेहतर से बेहतर शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को दे पाए, वो भी ऐसे समय में जबकि सारी की सारी परिस्थितियां विपरीत थी। अच्छा, 7 हिल्स इंटर कॉलेज के आप क्योंकि प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, तो तैयारी जरा मैं आपके स्कूल की अगर पूछूं कि बच्चा आएगा तो पेरेंट्स को ये एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मेरे बच्चा अगर वहां पर जा रहा है तो वो सेफ है, वहां पर कोरोना का खतरा उसे नहीं होगा, स्कूल वाले अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करेंगे। इसके लिए क्या आप लोग का प्रिकॉशंस ले रहे हैं? हम शुरुआत करते हैं एंट्री और एग्जिट गेट से। जब बच्चा आता है, प्योर 6 फीट की डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करता है। गेट पे ही हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट है,
वहाँ पे सबसे पहले उसका टेम्परेचर लिया जाता है। टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो हम मना करते हैं कि आप जाइए वापस घर पे, जब आप नॉर्मल हो तब आइएगा। फिर लेकिन नॉर्मली उसको अभी हम लोगों ने 100 डिग्री फ़ारेनहाइट सेट कर रखा है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासरूम में भी 6 फीट का डिस्टेंस बना रखा है। उससे पहले बच्चे अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते हैं, मास्क लेके आते हैं, मास्क लगा के आएंगे, अपना पॉकेट हैंड सैनिटाइज लेके आएंगे। और जहाँ पर हाथ धुलने की व्यवस्था है, फ्रेश होने की व्यवस्था है, वहाँ पे भी हमने हैंड सैनिटाइजर्स और सोप डिस्पेंसर्स को लगाया हुआ है ताकि बच्चे अपने अपने हाथ सैनिटाइज करें, हाथ धुलें। क्लासरूम में जो व्यवस्था की गई है बच्चों के साथ में बैठने की, वो 2 बेंचों के बीच में या 2 बच्चों के बीच में 6 फुट डिस्टेंस के साथ में, बच्चे बीच में कहीं भी नहीं जाएंगे, किसी भी चीज को शेयर नहीं करेंगे, अपने मास्क को शेयर नहीं करेंगे, अपने नोट्स को शेयर नहीं करेंगे, खाना किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो इन 2 घंटों में जाके वो केवल वहीं पर बैठ के रह जाएगा ताकि वो अपनी पूरी पढ़ाई कर सके और किसी भी चीज से अन्यत्र किसी भी चीज को वो अनावश्यक किसी चीज को छुएगा नहीं और कोई भी चीज शेयर नहीं करेगा वो। ये सब तैयारी के साथ में बच्चे आते हैं और इसी के बाद इन सब चीजों को फॉलो करने के बाद बच्चे दूसरे एग्जिट पॉइंट से वापस जाएंगे। अच्छा, असेंबलीज जो होती हैं, प्रेयर्स जो होती है, वो एक शुरुआती दौर होता है कि स्कूल का, हर स्कूल का यही रहता है, तो क्या इस दौरान वो सब प्रक्रियाएं होंगी? और उसमें क्योंकि पूरे दिन किस तरीके से डिसिप्लिन में रहना, प्रेयर से लेकर ईश्वर से आशीर्वाद लेने से लेकर और सारी चीज़ें उस दौरान होती हैं, तो क्या कोरोना को लेकर किस तरीके से आपको स्कूल में रहना है, हर रोज़ बच्चों को बचाया जाए जिससे कि उनके ध्यान में रहे चीज़ें, क्या इस तरीके का भी कुछ प्रोटोकॉल बनाया गया है? प्रोटोकॉल बिल्कुल है, वो सारी गतिविधियां हम नहीं कराएंगे जिसमें मास इकट्ठा हो। बच्चे आते हैं, 5 मिनट पहले क्लास चालू होगी, हम लोग प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से कहते हैं कि इस समस्या से जल्दी जल्दी छुटकारा पाएं ताकि पढ़ाई जो भी चीज है, दैनिक दिनचर्या है, वो हमारी पूरी अच्छी तरीके से चल सके। मास जो चीज है जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं तो वो किसी भी चीज के लिए बनाई है स्कूल में। अच्छा, साथ ही साथ जो टीचर्स हैं, जो दूसरे स्टाफ होता है आपके स्कूल्स के अंदर, उन सबको वो सब भी दुरुस्त रहें, और क्योंकि टीचर सबसे ज़्यादा बच्चे के करीब में होगा, बच्चे टीचर्स के करीब में रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डेस्क है, जैसे कि दरवाजे हैं, जैसे कि जो पूरी प्रॉपर्टी है, जो प्रेमाइसेस है स्कूल का, उसको सैनिटाइज समय समय पर किया जाता रहे। इसके लिए भी बहुत सारी तैयारी तो आपने की ही होंगी। बिल्कुल, स्कूल जब शुरू होता है तो उसको सैनिटाइज कराया जाता है। फिर बीच में जो हमें टाइम मिला है बच्चों के जाने के बाद, डेस्क, चेयर वगैरह सब लेके, हैंडल्स वगैरह सब वो सैनिटाइज कराए जाते हैं। इसके लिए हमारा सोल्यूशन आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो इसके जरिए पूरे के पूरे कैंपस को हम लोग सैनिटाइज करते हैं। और इसके बाद में मिस्ट भी हम लोगों ने ले रखा है ताकि वो बच्चों पर उसके ऊपर डाल के हम उनको भी सैनिटाइज कर सके अगर ऐसा कोई भी बाहर से ले आते हैं। और हम लोगों ने उन सब बच्चों को और पेरेंट्स को मना कर रखा है कि अगर उनका घर कंटेनमेंट जोन में है तो वो बच्चों को विद्यालय ना भेजें, या टीचर अगर कंटेनमेंट जोन है तो विद्यालय ना आए। अच्छा, साथ ही साथ देखा जाए क्योंकि काफ़ी पिछड़ गया है समय, और ये पूरा सेशन की अगर हम बात करें, आप अक्टूबर का महीना ये चल रहा है, लगभग नवंबर मान लीजिए, और ये जो मंथ्स गए हैं ये काफ़ी एक तरीके से कहना चाहिए क्रूशियल टाइम होता है बच्चों के लिए, एक पिकअप टाइम होता है जी। ये एक खामियाजा रहेगा इस पूरे साल में, इस पूरे सेशन में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे टीचर्स और बच्चों ने अपनी तैयारी में इतना रखा हुआ है कि ऑनलाइन के माध्यम से वो 80% से ज्यादा सिलेबस कवर कर चुके हैं। केवल एक चीज दिक्कत है, 10th और 12th, 9th एंड 11th के इनका जो सिलेबस है वो 40% रिड्यूस सीबीएसई के द्वारा किया जा चुका है। बस हम तो ये भी चाहेंगे कि कम से कम अगर बच्चे क्लासेस ओवर हो जाएं, बोर्ड एग्जाम हो जाएं, तो बस वो 40% भी हम बच्चों को पढ़ा के इनकी पढ़ाई पूरी करा दे किसी भी तरीके से। बस केवल डिफरेंस यही है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बच्चों को घर पे पढ़े हैं, इसके साथ में वो सारी गतिविधियां नहीं कर पाए हैं जो सारे वो ऑफलाइन में होके करते थे। बिल्कुल, बस केवल इतना अंतर है, पढ़ाई में कोई अंतर नहीं है। बस बच्चे अब स्क्रीन शेयर कर करके मोनोटोनस घर पे फील करने लगे हैं, बोरियत फील करने लगे हैं। काफी बच्चों का इनफैक्ट फोन आता है कि सर विद्यालय कब से खुलेंगे। मैं भी कहता हूँ बेटा आप देख ही रहे हो, जैसी गाइडलाइंस मिलती जा रही है हम उसी हिसाब से चालू करते जा रहे हैं। बिल्कुल।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर स्कूल अनलॉक हो गए हैं, कॉलेजेस अनलॉक हो गए हैं और बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई भी अब तक जो ऑनलाइन हो रही थी वो इंस्टीट्यूशनल स्टडीज भी अनलॉक हो सके। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।